तारीख थी 26 अप्रैल 2023। अजमेर के कोटड़ा गांव में रहने वाली 21 साल की लड़की सुमन की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लेकिन हत्या के बाद इस केस में आगे जो कुछ भी हुआ वो और भी हैरान करने वाला था, क्योंकि पुलिस ने जिन्हें बतौर आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था उन्होंने तो ये अपराध किया ही नहीं, लेकिन फिर भी उन दोनों ने इस अपराध को स्वीकार कर लिया। आखिर इन लोगों की ऐसे भी क्या मजबूरी थी? आखिर ये केस इतना उलझा हुआ क्यों था? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। दरअसल सुमन मर्डर केस एक ऐसा केस है जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी फिल्म की स्टोरी सुन रहे हैं, लेकिन रूह को कपा देने वाली ये घटना बिल्कुल सत्य है। इस घटना को सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुमन का जन्म राजस्थान के अजमेर के कोटड़ा गांव में हुआ था। सुमन के पिता खेती किसानी का काम करते हैं, साथ ही उन्होंने गाय और भैंस भी पाल रखी थी। ये गाय भैंस घर से कुछ दूरी पर बंधी हुई रहती थी। सुमन अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सुमन की शुरुआती पढ़ाई अजमेर के कोटड़ा में ही हुई, लेकिन सुमन आगे की पढ़ाई कर पाए उससे पहले ही उसे दिन भर फोन पर लड़कों से चैटिंग करने की लत लग जाती है, जिसके चलते परिवार सुमन की पढ़ाई छुड़वा कर उसे घर बैठा देता है। दरअसल सुमन 2023 में 21 साल की हो चुकी थी, क्योंकि सुमन की शादी बचपन में ही कर दी गई थी। इसीलिए 21 वर्ष पूरे होते ही सुमन के ससुराल वाले सुमन का गौना करने के लिए सुमन के घर वालों पर दबाव बनाने लगे। लेकिन सुमन की मां जब भी सुमन से इस संबंध में बात करती तो सुमन अपना मुंह बिगाड़ कर मना कर देती। घर वाले भी सुमन के इस रवैये से परेशान थे। माँ बेटी के बीच कई बार इन बातों को लेकर झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि गांव का हर एक व्यक्ति सुमन को चरित्रहीन समझने लगा था। सुमन दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसीलिए उसे तैयार होकर गांव में घूमने का भी शौक था। साथ ही दिन भर फोन पर वो किसी न किसी से बात करती रहती थी। दरअसल ये बात 24 अप्रैल सुबह के 11 बजे की है, जब शांति देवी अपनी दोनों बेटियों को ये कहती है कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए दोनों बहनें गाय और भैंस को पानी पिलाओ। दोनों बहनें घर से साथ निकलती है, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद सुमन की बड़ी बहन अकेले ही घर आती है। जब शांति देवी रेणु से सुमन के बारे में पूछती है तो रेणु अपनी मां शांति देवी से ये कहती है कि उसे नहीं पता सुमन कहाँ है, वो तो अकेले ही जानवरों को पानी पिलाने गई थी। दरअसल सुमन अक्सर घर से घंटों घंटों बाहर घूमा करती थी, इसीलिए शांति देवी ने इस बात को महत्व नहीं दिया। उन्हें लगा सुमन अभी अपने आप ही घर आ जाएगी, लेकिन अब शाम के 4 बज चुके थे और अभी तक सुमन घर नहीं लौटी। अब पूरे परिवार को सुमन की चिंता होने लगी, इसीलिए पूरा परिवार सुमन को अपने स्तर पर ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका नतीजा शून्य रहा। देर रात तक सुमन को खोजने के बाद परिवार के लोग घर आ गए। वो रात पूरे परिवार ने अपनी आंखों में गुजारी। सुबह होने पर सुमन के पिता स्थानीय थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। पुलिस आसपास के लोगों से सुमन के बारे में पूछताछ करती है, तो सभी लोगों का कहना था कि सुमन का चाल चलन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और सभी गांव वालों का मानना था कि सुमन अपने किसी आशिक के साथ फरार हो गई होगी, लेकिन हकीकत तो इन सब से परे थी। दरअसल 29 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिलती है कि गांव के पास वाले जंगल के कुएं में किसी लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत ही घटना स्थल के लिए रवाना होती है। इधर पुलिस के पहुंचने से पहले ही पूरे गांव का जमघट लग चुका था। पुलिस लाश को कुएं से बाहर निकलवाती है तो लाश किसी 20 से 22 साल की लड़की की थी।
लड़के के चेहरे को बुरी तरह नोचा गया था ताकि उसकी शक्ल कोई पहचान ना पाए और गले को कुल्हाड़ी से काटकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। बहरहाल लाश के कपड़े देख सुमन का परिवार दहाड़े मारकर रोने लगता है, क्योंकि जिस वक्त सुमन घर से निकली थी तब उसने वही कपड़े पहन रखे थे। पुलिस अपनी आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पूरा गांव सदमे में था, क्योंकि गांव के हर एक व्यक्ति को यही लग रहा था कि सुमन अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। लेकिन अब उसकी जो हालत थी वो वाकई ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। दूसरे दिन सुमन की लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस लाश को परिवार को सौंप देती है। लेकिन गांव का हर एक व्यक्ति इस बात पर अड़ जाता है कि सुमन के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि लाश की हालत देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि सुमन के साथ पहले रेप किया गया था। इसीलिए सभी का कहना था, खास करके उसके घर वालों का, कि जब तक उसके आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक सुमन की लाश का अंतिम संस्कार किया नहीं जाएगा। पुलिस जैसे तैसे पूरे परिवार और गांव को समझाती है और ये आश्वासन दिलाती है कि जल्द से जल्द वो आरोपियों को पकड़कर सजा दिलवाएगी। इसके बाद सुमन की लाश का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब पुलिस भी अपने काम पर लग जाती है और सबसे पहले घर के लोगों से पूछताछ करती है, क्योंकि उस वक्त सुमन के पिता खेत पर थे, तो वो पुलिस के शक के दायरे से बाहर थे। पुलिस सुमन की मां से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि घटना वाले दिन उसने सुमन और रेणु को जानवरों को पानी पिलाने भेजा था। उसके बाद उसने सुमन को सीधा कुएं में गिरे हुए देखा। पुलिस सुमन की बड़ी बहन रेणु से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को बताती है कि सुमन खुद अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ ये कहकर गई थी कि वो कुछ देर में वापस आ जाएगी। जब पुलिस रेणु से पूछती है कि उस दिन उसने परिवार से झूठ क्यों बोला कि सुमन उसके साथ जानवरों को पानी पिलाने नहीं आई थी, तब रेणु बताती है कि सुमन ने उसे धमकी दी कि अगर उसने घर जाकर मां शांति को उसके बारे में कुछ भी बताया तो वो भी घर आकर उसके प्रेमी के बारे में मां को सब कुछ बता देगी। तो साफ साफ मुद्दा ये था कि दोनों बहनें ही अपने अपने प्रेम प्रसंग को छिपाने में लगी थी और इसी चक्कर में सुमन की जान चली गई। खैर, पुलिस रेणु के बयान दर्ज कर अपनी तरफ से आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर ही रही होती है कि अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं की थी। दरअसल 30 अप्रैल दिन के करीब 2 बजे सुमन की मां शांति देवी अपने बेटे के साथ थाने पहुंचती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि उसने और उसके बेटे मुकेश ने मिलकर सुमन की हत्या की है। ये बात वाकई ही हैरानी वाली थी, क्योंकि कल तक जिस मां का रो रो कर बुरा हाल था, आज वो थाने में आकर ये कहती है कि उसी ने अपनी बेटे की हत्या की है, क्योंकि सुमन दिन रात फोन पर लड़कों से बातें करती थी और ससुराल जाने में आनाकानी कर रही थी और साथ ही उसकी चाल चलन से घर का माहौल भी खराब हो चुका था। इसीलिए उन्होंने सुमन को मार दिया। खैर, पुलिस को तो इस केस को किसी भी तरह सुलझाना था और अब तो आरोपी खुद ब खुद चलकर उनके पास आए थे बिना किसी मगजमारी के। पुलिस ने दोनों माँ बेटों को गिरफ्तार कर लिया और सुमन मर्डर केस की फाइल को बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी अभी भी बाकी थी। दरअसल सुमन मर्डर केस की सुनवाई अदालत में 4 जुलाई को होनी थी, पर सुनवाई के दौरान जज ने दोनों माँ बेटों को सुमन के हत्या के आरोप में 20-20 साल सजा सुनाने का निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि जज ने फिर से पुलिस को इस मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही फिर से एक नई रिपोर्ट तैयार करने का आदेश भी दिया। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एंड मोमेंट पर ऐसा भी क्या हुआ कि इस केस की सुनवाई को ही रोक दिया गया। दरअसल कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों माँ बेटे घबरा गए और उन्होंने जज के सामने ये कहा कि उनका अपनी बेटी की मौत के पीछे कोई हाथ नहीं है, क्योंकि हत्या वाले दिन वो लोग घर पर ही आराम कर रहे थे।
उनके झूठ बोलने की वजह ये थी कि जिन दो लड़कों ने उनकी बेटी की हत्या की है, उन्होंने घर आकर उन्हें धमकाया था कि अगर उन्होंने सुमन की मौत का इल्जाम अपने सर नहीं लिया तो वो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उनकी बड़ी बेटी रीनू के साथ भी वही होगा जो सुमन के साथ हुआ था। इसीलिए उन्होंने इस अपराध को अपने सिर पर लिया। हालांकि गांव वालों का तो पहले से ही यही मानना था कि सुमन की मौत के पीछे किसी लड़के का हाथ है, जिससे सुमन अक्सर फोन पर बात करती थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मां बेटे को रिहा तो नहीं किया, लेकिन फिर से इस केस को सुलझाने में लग गई है ताकि मुख्य आरोपी पकड़ा जाए। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।